हेलो, वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नेशनल इनकम जो आपका राष्ट्रीय आय है उसका सेकंड चैप्टर है। और बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आप सब इस चैप्टर को सही से नहीं समझेंगे तो आगे आप सबको प्रैक्टिकल करने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना, और इस चैप्टर को इसलिए भी अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, भाई डिफरेंसेस वगैरह आ जाती हैं, तो इसलिए भी इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। और क्योंकि ये चैप्टर जो बड़ा है इसलिए इसको कई पार्ट में लाया जाएगा। और आप सबके सुविधा के लिए मैंने क्या कर दिया है कि भाई इसके लिए प्लेलिस्ट में एक अलग से नेशनल इनकम का राष्ट्रीय आय का मैंने अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, जिसमें आपको सारी वीडियो जो है राष्ट्रीय आय की ही मिलेंगी, तो आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सब देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर जो है समष्टि अर्थशास्त्र का, भाई समष्टि अर्थशास्त्र के मूल अवधारणाएं। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा क्या होती है? तो देखिए किसी भी देश की क्या है घरेलू सीमा? घरेलू सीमा से अभिप्राय सरकार द्वारा संचालित भौगोलिक सीमा से है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु और पूंजी स्वतंत्रता से आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, तो घरेलू सीमा जो होती है किसी भी देश की वो भौगोलिक सीमा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तुएं और पूंजियों का प्रवाह होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकती है, वहां तक हमारी घरेलू सीमा होती है। अब देखा जाए तो सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि घरेलू सीमा हमारी वो है जहां तक हमारा देश जो है सीमित है, जिसे हम बाउंड्री कह सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। जहां तक हमारे व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजियों का स्वतंत्र रूप से आवागमन हो जाता है उसको हम घरेलू सीमा कहते हैं। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं तो ये समझ लीजिए कि जिन चीजों को आप अपनी संपत्ति कह सकते हैं, अपने देश की संपत्ति कह सकते हैं, वह सारी संपत्ति जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं। और आसानी से समझिए, अगर समझना है तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइट है, अपने देश की फ्लाइट यूएसए में जाती है तो वो हमारी घरेलू सीमा की फ्लाइट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिन परिसंपत्तियों को हम अपने देश का कह सकते हैं वह सारी परिसंपत्तियां जो हैं हम क्या है हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि भाई कोई दूतावास है कोई दूतावास है जो हमारे देश के दूतावास जो है चीन में स्थित है, तो वो क्या है हमारा है, तो हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। तो अब जिस चीज को हम अपने देश का कह सकते हैं, बेशक से वो विदेशों में स्थित है, तो वो सारी चीजें हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए इसमें तीन बिंदु हैं। सबसे पहले क्या है? संचालित जहाज और वायुयान। ठीक है, तो हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत संचालित जहाज और वायुयान, अगर हमारे देश का वायुयान किसी दूसरे देश में जाता है, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, किसी भी देश में जाता है, तो भी वो जो वायुयान है हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद देखिए मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल, प्राकृतिक गैस निकालने वाले यान, ये सारी चीजें क्या है हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं। बेशक से मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं भाई, मछली पकड़ने वाले तो समुद्रों में जाते हैं, ठीक है, परंतु वो हमारे देश के हैं, तो इस तरह से जो मछली पकड़ने वाली नौकाएं वगैरह हैं वो हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान। तो क्या है कि भाई जो विदेशों में एम्बेसीज वगैरह हैं, दूतावास वगैरह हैं जो विदेशों में स्थित हैं, हमारे देश का जो दूतावास है कि विदेश में स्थित है, जैसे अमेरिका में स्थित है, चाइना में स्थित है, तो हमारे देश के जो दूतावास हैं वो सारे दूतावास क्या होंगे, वो दूतावास क्या है हमारे देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे। तो इसको साधारण शब्दों में समझ सकते हो कि भाई वो सारी परिसंपत्तियां जिसको हम अपने देश का कह सकते हैं, वह सारी परिसंपत्तियां क्या है हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं। तो जो हम साधारण लोग सोचते हैं घरेलू सीमा की भाई जो हमारी बाउंड्री है, देश की बाउंड्री है, उसको घरेलू सीमा समझते हैं, उससे बहुत बड़ा घरेलू सीमा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी जो आर्थिक क्रिया है ये भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत जहां तक हमारी परिसंपत्तियां होती हैं वहां तक वो सारी चीजें हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं। अब क्या है कि भाई घरेलू सीमा के अंतर्गत आता क्या नहीं है, ये देखिए। सबसे पहले विदेशी दूतावास। अब हमने क्या बात की थी कि भाई विदेशों में स्थित दूतावास, तो हमारे देश का दूतावास जो विदेशों में स्थित है
ठीक है, वो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत हुआ। सीधी सी बात है, मान लो चाइना में हमारा दूतावास स्थित है, तो हमारे देश की क्या हुआ, घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। हम कह सकते हैं वो हमारा दूतावास है, ठीक है, तो वो हमारा दूतावास है तो हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। वैसे ही क्या है यहाँ पर कि अगर विदेशी दूतावास है हमारे देश में जो स्थित है, चाइना का दूतावास जो है हमारे देश में जो स्थित है, तो चाइना वाले क्या कहेंगे, वो हमारा दूतावास है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये उनकी घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा, ठीक है, हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा, बेशक से ये हमारे देश में स्थित है, ये चाइना का है, ठीक है। तो विदेशी दूतावास कोई भी होगा, वो चाइना का होगा या यूएसए का होगा या किसी और भी देश का होगा, तो वो सारे दूतावास क्या होंगे, वो उन देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे, हमारे देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे कि भाई WTO, WHO, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, अंतरराष्ट्रीय होते हैं, वो किसी के घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो चाहे कहीं पर भी स्टेब्लिश हो, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं किसी के घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं जोड़े जाते हैं। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये यूएसए में है, अमेरिका में है, ठीक है, परंतु वह उसके घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जितनी भी चीजें होती हैं वो सबकी मानी जाती हैं। इस कारण अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होंगे वो सब किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आएंगे। यहां तक कि उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत काउंट नहीं होंगे। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं वो सब घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आते, अंतरराष्ट्रीय जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो आप एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, क्या है कि घरेलू सीमा वो सीमा है जहां तक क्या होगा, हमारे व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का स्वतंत्र रूप से आवागमन होगा, मतलब प्रवाह होगा, ठीक है। अब भाई आवागमन होगा तभी तो आर्थिक क्रिया वगैरह जुड़ेंगी, तो वो सारी हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि भाई संचालित जहाज, वायुयान, ठीक है, संचालित जहाज, वायुयान, ये सब हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। बेशक से हमारे वायुयान जो हैं, हमारे जो जहाज हैं वो विदेशों में जा रहे हैं, परंतु वो हैं तो हमारे ही, तो क्या है कि विदेशों में जाने के बावजूद भी वो हमारे देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखिए क्या, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल, प्राकृतिक गैस वगैरह, ये सब क्या है कि बेशक से ये सारी जो है मछली पकड़ने की नौकाएं वगैरह ये सारी समुद्र से रिलेटेड हैं, परंतु ये मछली पकड़ने की नौकाएं वगैरह ये सब हैं किसकी, हमारे देश की हैं, तो ये भी हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद देखिए विदेशों में स्थित दूतावास, ठीक है, तो दूतावास चाहे विदेशों में स्थित है परंतु हमारे देश का दूतावास है, तो ये भी हमारे देश के क्या है, घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से अगर आपको याद रखना है तो आप आसानी से इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि घरेलू सीमा के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी परिसंपत्तियां, हमारे देश की परिसंपत्ति है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश की परिसंपत्तियां है। तो आप सब इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे इस चैप्टर का क्या है। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। तो देखो सामान्य निवासी, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों कि भाई सामान्य निवासी कौन होते हैं, सिटीजन कौन होते हैं। तो सामान्य निवासी समझने के बाद हम अगला टॉपिक जो है सामान्य निवासी और सिटीजन में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। तो देखिए सामान्य निवासी क्या होता है, सामान्य निवासी से अभिप्राय एक व्यक्ति या एक संस्था से है जो 1 साल से अधिक अवधि से एक देश में सामान्यतः निवास करते हैं और जिनके आर्थिक हित उसी देश से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो सामान्य निवासी कौन है, देखिए सामान्य निवासी समझने के लिए 2 चीजें ध्यान रखिए, वह व्यक्ति या संस्था, वह व्यक्ति या संस्था जो 1 वर्ष से अधिक किसी देश में रह रहा हो, देश में रह रहा हो। पहली कंडीशन तो यह है कि कम से कम वो व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक उस देश में रह रहा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके जो आर्थिक हित हैं, आर्थिक हित उसी देश में हो, उसी देश में हो, ठीक है। तो उसी देश में हो उसके आर्थिक हित। तो देखिए 2 चीजें, वह व्यक्ति या संस्था जो कम से कम किसी देश में 1 वर्ष से अधिक रह रहा हो, दूसरी बात
कि उसके आर्थिक हित उसी देश में हो तो वह उस देश का सामान्य निवासी कहलाता है। अब देखिए 1 वर्ष से अधिक रह रहा हो, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ये आर्थिक हित क्या है? आर्थिक हित का मतलब यहां पर यह है कि उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो उसी देश से ही हो रही हो, मतलब वहीं कमा रहा हो, वहीं खा रहा हो, ठीक है, वहीं जो भी अपना बचत जो भी करना है वो वहीं कर रहा हो। ठीक है, तो जो उसकी आर्थिक क्रिया है वहीं चल रही हो। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? सामान्य निवासी कहा जाता है। अब बात यह है कि सामान्य निवासी है कौन? नहीं, तो ध्यान रखना बच्चों कि जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, पर्यटक वगैरह आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वह सब सामान्य निवासी में नहीं होते हैं। या जैसे रिसर्चर आ गए, विद्यार्थी वगैरह आ गए यहाँ पर पढ़ने के लिए, वह सब भी सामान्य निवासी में काउंट नहीं होते हैं। इसके अलावा आप सब कह सकते हो, जैसे हमने भाई जो पिछले वीडियो में देखा था कि भाई अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन किसी भी देश के सामान्य निवासियों में नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने पहले कह लिया था कि भाई वो किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत ही नहीं आते हैं। तो जब किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं तो सामान्य निवासी कैसे कहलाएंगे? ठीक है, तो कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह जो हैं वो क्या है? सामान्य निवासी के, किसी भी देश के सामान्य निवासी के अंतर्गत नहीं आता है। और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब भी किसी देश के सामान्य निवासी में नहीं आते हैं, बेशक से वो किसी भी देश में काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपवाद है, जो सामान्य निवासी में नहीं आते हैं 1 साल से ज्यादा रहने के बावजूद भी। ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि भाई ये सामान्य निवासी हैं या नहीं है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि वही व्यक्ति सामान्य निवासी कहलाएगा जो कम से कम उस देश में 1 वर्ष से अधिक रह रहा हो। दूसरी बात यह है कि उसके आर्थिक हित उसी देश से हो, मतलब वहीं कमाता हो, वहीं खाता हो। इस तरह से देखा जाए तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में बहुत से ऐसे विदेशी भी यहाँ पर हैं जो कई सालों से रह रहे हैं, यहाँ पर किराए पे रह रहे हैं, यहीं पे कमाते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ के सामान्य निवासी कहलाएंगे। पर ये ध्यान रखना वो यहाँ के नागरिक नहीं है, सिटीजन नहीं है। ठीक है, सिर्फ सामान्य निवासी हैं। क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, जब हम जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि भाई सामान्य निवासियों द्वारा जो अंतिम और वस्तुओं का जो मूल्य लिया जाता है वो सामान्य निवासियों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, नागरिक की बात नहीं की जाती है वहां पर। ठीक है, तो इसलिए सामान्य निवासी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जीडीपी के डेफिनेशन में आपके आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर सामान्य निवासी को ध्यान से देखा जाए तो सामान्य निवासी जो हो जाता है वो नागरिक से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अभी आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। उसके बाद नागरिक और सामान्य निवासी में हम डिफरेंस देख लेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में नागरिक और सामान्य निवासी में डिफरेंस जो है वो पूछ लेता है। तो चलो बच्चों, सामान्य निवासी और नागरिक में अंतर देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए क्या है, ये एक नागरिक क्या है? एक कानूनी अवधारणा है, वहीं पे सामान्य निवासी क्या है? आर्थिक अवधारणा है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, नागरिकता जो होती है एक कानूनी अवधारणा होती है, कानून की तरफ से प्राप्त होती है, लेकिन ये आर्थिक अवधारणा है। हमने पहली बात करी है कि भाई जिनकी आर्थिक हित उस देश में, जिस देश में क्या है हो रहे होंगे और कम से कम 1 वर्ष से अधिक वहां पर रह रहा होगा, तो क्या है? वो सामान्य निवासी है। ठीक है, तो परंतु यहां पर नागरिकता क्या है? कानूनी अवधारणा है। भाई कोई आर्थिक हित अगर किसी देश में हो रहा हो और 1 वर्ष से ज्यादा रह रहा हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां का क्या है? नागरिक बन जाएगा। फिर दूसरा डिफरेंस देखिए, उसी देश में जन्म लेता है या सरकार द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो नागरिकता की एक क्राइटेरिया है कि भाई या तो उसी देश में वो जन्म लेगा या सरकार उसको नागरिकता देगी। किसी भी प्रावधानों पे अलग अलग देशों के अलग अलग प्रावधान होते हैं। और वहीं पे इसका क्या है कि भाई कम से कम 1 वर्ष से अधिक उस देश में रह रहा होगा और उसके आर्थिक हित जो है उसी देश से ही जुड़े होंगे। ठीक है, उसी देश से ही जुड़े होंगे, तो क्या है? वो वहां का सामान्य निवासी कहलाता है। उसके बाद देखिए, ये एक संकीर्ण अवधारणा है, मतलब एक नैरो कॉन्सेप्ट, एक छोटा कॉन्सेप्ट है, और ये एक विस्तृत अवधारणा है। विस्तृत अवधारणा और छोटे कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि देखिए, जो सामान्य निवासी होते हैं उनके अंदर नागरिक तो आ जाते हैं। जैसे हम क्या हैं कि हम जैसे भारत के अगर निवासी हैं, जैसे भारत के निवासी हैं, तो क्या है कि हम यहाँ के नागरिक तो हैं ही, परंतु सामान्य निवासी भी हैं। ठीक है, तो सामान्य निवासी में नागरिक तो आ ही जाते हैं।
परंतु क्या होता है, नागरिक के अंदर सामान्य निवासी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक संकीर्ण अवधारणा है और एक विस्तृत अवधारणा है, मतलब इसके अंतर्गत नागरिक को भी ले लिया जाता है। फिर देखिए, प्रत्येक नागरिक सामान्य निवासी होता है, ये मैं पहले ऊपर ही बता चुका हूं, परंतु क्या होगा, प्रत्येक सामान्य निवासी नागरिक नहीं होगा। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक सामान्य निवासी होगा। हम भारत के हैं तो हम यहाँ के सामान्य निवासी भी हैं और नागरिक भी हैं। ठीक है, वहीं कोई विदेशी यहाँ पर रह रहा है, यहीं पे आर्थिक एक्टिविटी कर रहा है, अपनी जो है आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, ठीक, तो और 1 वर्ष से ज्यादा रह रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ का सामान्य निवासी हो, परंतु जरूरी नहीं है उसको नागरिकता प्राप्त हो। उसके बाद देखिए क्या है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। तो जो नागरिक होता है उसे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का क्या होता है, हक होता है, वहीं पे जो सामान्य निवासी होता है उसको नहीं होता। अब राजनीतिक गतिविधियां मतलब यह है वोट देने का अधिकार या इलेक्शन लड़ने का अधिकार, तो एक राजनीतिक गतिविधियों में उसको भाग लेने का अधिकार होता है। वहीं पे ही जब बात की जाए सामान्य निवासी को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार हो। तो सामान्य निवासी और नागरिक में ये अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, और थोड़ी बहुत हो सकता है कि आवाज में या वॉइस क्लियर ना हो, क्योंकि यहाँ पर शादी हो रही है और थोड़े गाने चल रहे हैं, पर आप सब अगर मेरी आवाज ध्यान से सुनोगे तो मेरी आवाज ही आएगी आप सबके पास। ठीक है, तो ये जो है आज की वीडियो यहीं पे इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो सेकंड चैप्टर है वो 2-3 पार्ट में आएगा, क्योंकि एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटे छोटे वीडियो में ही इसको ख़त्म करूँगा, जिससे आप सब एक बैठक में ही इसको देख सके। अगर आपको कोई काम है कब के फिर दूसरी वीडियो देख ले, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो ही 10 से 12-15 मिनट की वीडियो बनेगी। तो इसमें 3 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए, थैंक यू।